दक्ष को चुनौती दिए हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन सातों संप्रदायों में से किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। यह काफी शर्मनाक बात थी। दक्ष की निगाहें धीरे धीरे और भी मजाकिया हो गईं। इतने में बर्निंग हेवन कबीले का एक युवा अपने आप को रोक नहीं पाया और वह तुरंत खड़ा हो गया। लेकिन उसके बगल वाले व्यक्ति ने उसे वापस खींच लिया और फुसफुसाते हुए कहा, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम गालव की ताकत के बारे में नहीं जानते? वह तुमसे ज्यादा ताकतवर था। फिर वह उस दक्ष देव के सामने कुछ ही मिनट नहीं टिक सका। ऐसे में तुम्हें नहीं लगता कि तुम बर्निंग हेवन संप्रदाय की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो? उसकी बात सुनकर वह युवा अपने दांतों को भींचते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ गया। इसी समय आयरन स्पीयर संप्रदाय का युवा मास्टर जाबर एक दृढ़ निश्चय के साथ धीरे धीरे बाहर आया। उसके अंदर किसी भी प्रकार की अपरिपक्वता नहीं दिख रही थी, बल्कि उसके पास एक विशेष प्रकार का संयम था जो उसकी उम्र के साथ मेल नहीं खा रहा था। वह दक्ष के सामने खड़ा हुआ और सिर हिलाते हुए शांति से बोला, आयरन स्पीयर कबीले का जाबर, मैं इस साल 17 का हुआ हूं। मैं आपको चुनौती देने के योग्य तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपके साथ एक मुकाबला करना चाहता हूं। इसके अलावा मेरा कोई अन्य इरादा नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है और आप मुझे मुकाबले के योग्य नहीं समझते, तो मैं निश्चित रूप से वापस लौट जाऊंगा। जैसे ही जाबर दक्ष के सामने आया, वैसे ही सातों संप्रदायों के शिष्यों में तुरंत कानाफूसी चालू हो गई। अरे, वो देखो, इस बार आयरन स्पीयर संप्रदाय का युवा मास्टर बाहर आया है। मैंने सुना है कि उसकी गहन शक्ति 3 महीने पहले नवजात गहन क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच चुकी है और साथ ही वह भाला चलाने की क्षमता के शिखर पर पहुंच चुका है। वह अपने भाले की क्षमता के कारण अपने से 2 स्तर ऊपर वाले योद्धाओं को भी आसानी से हरा देता है। अन्य शिष्य भी इसी तरह आपस में बातें कर रहे थे। दक्ष के अलावा वहां ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो जाबर को न पहचानता हो। आयरन स्पीयर संप्रदाय के युवा मास्टर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा न्यू मून सिटी के गवर्नर से कम नहीं थी। हालांकि गहन शक्ति के मामले में आयरन स्पीयर संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता था, लेकिन वास्तव में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी भाला चलाने की कला थी। दक्ष के सामने खड़े जाबर को देखकर प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय के एक शिष्य ने अपने बगल के दूसरे शिष्य से कहा, जाबर के लिए दक्ष को हराना भले ही आसान काम होगा, लेकिन वह पहले से ही उससे 1 साल बड़ा है। इससे उसकी जीत को किसी भी तरह से गौरवशाली नहीं कहा जाएगा, इसलिए उसके हारने पर भी मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। वहीं जब दक्ष ने जाबर की बात सुनकर उसकी आंखों में देखा, तो उसे जाबर की आंखों में उसकी उत्सुकता और ईमानदारी साफ साफ दिखाई दी। यह देखकर दक्ष थोड़ा चौंक गया, क्योंकि सातों संप्रदायों के सभी शिष्यों में अहंकार कूट कूट कर भरा था। लेकिन जाबर इतना युवा था, फिर भी उसके अंदर बहुत ज्यादा दृढ़ता थी और उसका पूरा शरीर धार्मिकता की भावना से भरा हुआ था। वह घमंडी भी था, लेकिन उसका यह घमंड एक अडिग चरित्र था जो हर एक आदमी में होना चाहिए। यह किसी भी तरह से कोई जंगली अहंकार नहीं था। दक्ष के पहले प्रदर्शन को देखकर जाबर के अंदर प्रशंसा के भाव जाग गए थे और उसे अपने दिल में थोड़ी खुजली होने लगी थी। इस कारण से वह दक्ष के साथ मुकाबला करना चाहता था। दक्ष ने उसके सामने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, भाई जाबर, आप यह क्या कह रहे हैं? आप आयरन स्पीयर संप्रदाय के युवा मास्टर हैं और आप मेरे साथ मुकाबला करने के योग्य कैसे नहीं हो सकते हैं? आपके साथ मुकाबला करके मैं खुद को सम्मानित महसूस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। उसकी बात सुनकर जाबर ने उसे शून्यता से देखा। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष, जो असीमित रूप से अहंकारी था, उसके सामने इस तरह से व्यवहार करेगा। उसका दिल तुरंत गर्मजोशी से भर गया और उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान प्रकट की और कहा, चूंकि छोटे भाई दक्ष मेरे साथ मुकाबला करने जा रहे हैं, लेकिन आप पहले से ही 3 मुकाबले लड़ चुके हैं। इसलिए यदि आप कुछ समय का आराम करना चाहें ताकि आपकी खर्च हुई गहन शक्ति वापस प्राप्त हो सके, तो आप निश्चित रूप से आराम कर सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भाई जाबर के विचार के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन आप निश्चिंत रहें। भले ही मैंने 3 मुकाबले लड़े हों, लेकिन वे तीनों मुकाबले पलक झपकते ही खत्म भी हो चुके हैं। इसलिए मेरी गहन शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा ही खर्च हुआ है और मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है। जाबर ने आगे कुछ नहीं कहा और उसने अपनी स्टोरेज अंगूठी से अपनी लंबाई के जितना बड़ा भाला बाहर निकाला और उसे सामने करते हुए दक्ष से कहा, इसे पियर्सिंग क्लाउड कहा जाता है। यह एक सच्चा हथियार है और इस बहुमूल्य भाले को मैं अपने जीवन का अंग मानता हूं। इसने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं छोटे भाई के साथ मुकाबले में इसका उपयोग करूंगा। छोटे भाई दक्ष भी मेरे सामने अपने हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ब्रदर जाबर के साथ मुकाबले में केवल अपने हाथों का ही उपयोग करूंगा। उसकी बात पर जाबर एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गया और फिर सिर हिलाते हुए कहा, छोटा भाई वाकई बहुत घमंडी है।
उसकी बात पर दक्ष ने तुरंत कहा, बड़े भाई, मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बड़े भाई जाबर को हथियार के योग्य नहीं समझता, बल्कि बात यह है कि पहले मैंने कभी हथियार का उपयोग नहीं किया और मेरे हाथ ही मेरे हथियार हैं। इसलिए अगर अभी मैंने किसी भी हथियार का उपयोग किया तो यह मुझे बांध देगा और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। दक्ष का एक सीधा सा नियम था कि जो भी उसे सम्मान देगा वह उस सम्मान को 10 गुना लौटाएगा, लेकिन अगर उसके साथ किसी ने 1 इंच भी अन्याय किया तो वह इसका बदला डंडे के प्रहार से चुकाएगा, और कोई उस पर बड़ा जुल्म करे तो वह तुरंत उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। जाबर उसके सामने सम्मानजनक था, इसलिए दक्ष का उसके सामने उचित शिष्टाचार का पालन करना स्वाभाविक था। जाबर ने गंभीरता से दक्ष को देखा और फिर जोर से हंसते हुए कहा, हा हा हा, बहुत अच्छा है। आखिरकार छोटा दक्ष उन अभिमानी और घृणित लोगों में से एक नहीं है। ऐसा लगता है मुझे इस मुकाबले में जी भरकर आनंद मिलेगा, लेकिन छोटे भाई दक्ष को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेरा पियर्सिंग क्लाउड भाला आज तक कभी मुझसे कम उम्र वाले योद्धा से हारा नहीं है। भाई, जाबर को भी ध्यान रखना होगा। इतना कहने के बाद दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया और ईविल गॉड की 7 गहन कलाओं में से पहली गहन कला ईविल सोल तुरंत सक्रिय हो गई। जाबर का सामना करना गालव और मुकुल से कहीं कठिन था, इसलिए जाबर के सामने शुरुआत से ईविल सोल सक्रिय करना जरूरी था, नहीं तो जाबर के सामने जीतने का कोई मौका नहीं होगा। इतने में ही जाबर ने दहाड़ते हुए अपने पूरे शरीर से गहन ऊर्जा प्रसारित की और पियर्सिंग क्लाउड भाले से तेजी के साथ दक्ष पर हमला किया। उसके भाले पर इस समय अपार शक्ति थी और वह एक पल में हवा को काटते हुए दक्ष के सामने आ गया। दक्ष की पुतलियां थोड़ी झुकीं और वह तेजी से पीछे हटते हुए एक तरफ झुक गया। वह बड़ी मुश्किल से इस हमले से बचने में कामयाब रहा। दक्ष जैसे ही पलटवार करने वाला था, उतने में ही उसके बाईं ओर से हवा का एक तेज झोंका आया। सामान्यतः भाले के प्रहार में जितनी अधिक शक्ति होती थी, उसके पीछे हटाने की गति उतनी ही धीमी होती थी, लेकिन जाबर के पियर्सिंग क्लाउड का हमला खाली जाने के बाद वह एक झटके में पीछे हट गया और दूसरी ओर से दक्ष पर हमला कर दिया। यह देखकर दक्ष आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने बिजली की तेजी से अपने शरीर को कमर से झुकाया और अपने हाथों से बलपूर्वक जाबर के भाले को रोका। जैसे ही उसकी कलाई भाले से टकराई तो दक्ष को जोरदार झटका लगा और उसे लगभग 3 कदम पीछे धकेल दिया गया। उसकी सुरक्षा करने वाली गहन ऊर्जा भी तुरंत टूटकर बिखर गई। जब दक्ष को उसके भाले ने 3 कदम पीछे धकेल दिया तो वह अनजाने में ही चिल्ला उठा, महान भाला शक्ति, महान भाले की तकनीक। भले ही जाबर अभी युवा था, लेकिन भाले को संभालने की उसकी क्षमता पहले से मास्टर क्लास की मानी जा सकती थी। इतने में जाबर जोर से चिल्लाया, आकाश भेदी भाला! और एक बार उसका आकाश भेदी भाला बिजली की गति से आगे बढ़ा और दक्ष को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सैकड़ों हथियारों में भाला सबसे दमनकारी माना जाता था। इसकी प्रबल शक्ति की तुलना अन्य किसी हथियार से नहीं की जा सकती थी। इसमें महारत हासिल करना कठिन था, लेकिन एक बार इसमें महारत हासिल करने के बाद दुश्मन को पलटवार करने तक का मौका नहीं मिलता था। बाढ़ ड्रैगन रसातल, जलता हुआ उल्का पिंड, गरजता हुआ नीला सागर। जाबर ने एक के बाद एक गहन कौशलों का उपयोग करते हुए दक्ष पर लगातार 3 हमले किए और उसे कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। थाउजेंड्स ब्लेड! जाबर ने दहाड़ते हुए दक्ष पर एक और जोरदार हमला किया। उसके पियर्सिंग क्लाउड ने हवा में 15 मीटर की छलांग लगाई, लेकिन 15 मीटर ऊपर से भी उसकी भयानक ताकत ने दक्ष को पूरी तरह से अपनी आंखें खोलने में असमर्थ बना दिया। जाबर ने इसी तरह दक्ष पर एक के बाद एक हमले किए, जिससे दक्ष बचते बचाते पीछे हटता गया और वह मंच के किनारे पर पहुंच गया। इसके बाद जब जाबर ने एक और जोरदार हमला किया तो दक्ष के पास उससे बचने के लिए पीछे हटने का विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वह अब पीछे हटता तो मंच से बाहर हो जाता, जिसका नतीजा दक्ष की हार होती। इसलिए उसने ऊपर की ओर मुंह करके चिल्लाते हुए अपनी बाहों से पियर्सिंग क्लाउड पर हमला किया। आह! दक्ष के सीधे भाले से टकराने के कारण पैलेस के शिष्य सदमे में चिल्ला उठे। दक्ष की गहन शक्ति नवजात गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर वाले योद्धा को हरा सकती थी, लेकिन जाबर के पास न केवल जबरदस्त ताकत थी, बल्कि उसके भाले में भी शुद्ध गहन शक्ति थी। भाले के इस उच्चतम शिखर वाले हमले को कोई अपने नंगे हाथों से रोकने की कोशिश कैसे कर सकता था? हालांकि जैसे ही दक्ष की बाहें पियर्सिंग क्लाउड से टकराईं, तो इससे कोई तेज आवाज नहीं निकली, बल्कि दोनों की टक्कर से दक्ष की बांह तिरछी हो गई, जिससे भाले की दिशा बदल गई और वह इस हमले से बचने में कामयाब रहा। फिर उसने तेजी के साथ जाबर की छाती पर एक जोरदार हमला किया। जाबर ने भी तुरंत अपना भाला वापस लिया, लेकिन सही समय पर दक्ष पर पलटवार नहीं कर सका, जिससे दक्ष का हमला सीधे उसकी छाती से टकराया और उसे उड़ते हुए दूर भेज दिया। हालांकि वह इससे थोड़ी सी भी नहीं घबराया और उसने कुछ ही पल में अपने शरीर को संभाल लिया और एक बार फिर उसका पियर्सिंग क्लाउड चांदी की तरह चमक उठा
और किसी सांप की तरह लहराते हुए दक्ष की गर्दन को अपना निशाना बनाकर बिजली की गति से आगे बढ़ गया। जाबर के इस खतरनाक हमले से दक्ष की सांसें थम गईं और उसने तुरंत हमले से बचने के लिए स्टार गॉड की छाया का इस्तेमाल किया। उसी समय भाले पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे जाबर को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस हमले के बाद दोनों मंच के अलग अलग किनारे पर खड़े हो गए और किसी ने भी दोबारा हमला नहीं किया, जिससे पूरा महल एक पूर्ण शांति में डूब गया। भले ही इस छोटे से मुकाबले में केवल कुछ ही हमले किए गए थे, लेकिन इन कुछ हमलों में जाबर का भाला कभी किसी हिंसक तूफान की तरह था तो कभी किसी बुद्धिमान सांप की तरह। अपने भाले पर इस तरह के आश्चर्यजनक नियंत्रण को देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। जाबर की समान उम्र वाले और समान स्तर वाले सभी शिष्यों ने लगभग यह पूरी तरह से मान लिया था कि वे किसी भी तरह से उसे आमने सामने के मुकाबले में हरा नहीं सकते हैं। जाबर के पिता जयजीत भी प्रशंसा में अपना सिर हिला रहे थे। उनके चेहरे पर इस समय एक संतोष भरी मुस्कान देखी जा सकती थी। लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाली बात तो ये थी कि गहन शक्ति में 3 स्तरों का अंतर होने के बावजूद दक्ष ने भाले की शक्ति और गहन कौशलों के साथ जाबर के 1 दर्जन से भी अधिक हमलों का सामना किया था। लेकिन उसे चोट लगना तो दूर, एक खरोंच भी नहीं आई थी। इसके अलावा उसने जाबर के साथ टक्कर का मुकाबला किया था। इस बात से हर कोई इतने सदमे में था कि सभी लोग लगभग अपनी जगह पर जम गए थे और कुछ लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। जाबर ने अपने भाले को झुलाते हुए दक्ष से कहा, छोटे भाई के साथ मुकाबला करना वाकई आनंददायक है। ऐसा लगता है मैंने आपके साथ मुकाबला करने का बिल्कुल सही निर्णय लिया था। बड़े भाई जाबर का कहना बिल्कुल सही है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर हल्की चेतावनी के साथ कहा, लेकिन आगे क्या होने वाला है इसके बारे में आपको सावधान रहना होगा। जाबर का भाला कौशल व्यवहारिक रूप से अजेय था। इसमें एक सुई के बराबर गलती ढूंढना भी काफी मुश्किल था। इसलिए जाबर को हराना दक्ष के लिए वाकई एक टेढ़ी खीर थी। दक्ष ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और ईविल सोल के तहत उसकी मिस्टिक वेंस से तीव्र गहन ऊर्जा बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकली और उसकी बाहों में प्रवेश कर गई। तो आगे क्या होने वाला है कहानी में? क्या यह युद्ध यहीं समाप्त होगा या फिर जाबर चलाने वाला है कोई खतरनाक चाल? कौन जीतेगा जाबर और दक्ष के बीच चल रहे इस मुकाबले को? जाबर ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया और इसी के साथ उसकी आंखों में पहले जैसी ठंडक दिखने लगी। उसने अपना चांदी का भाला घुमाया और ठंडी आवाज में कहा, लो तो मेरे इस हमले को संभालो, ड्रैगन ऑफ द राइजिंग सन। जैसे ही उसने दक्ष पर ड्रैगन ऑफ द राइजिंग सन का हमला किया, उसके भाले में विशाल शक्ति की एक तीव्र लहर समा गई। उसका पियर्सिंग स्पीयर क्लाउड उसके हाथों में नाचने लगा और लोगों को उसमें से एक ड्रैगन की हल्की दहाड़ भी सुनाई देने लगी। इसके साथ ही उसका भाला विशाल शक्ति के साथ दक्ष की ओर बढ़ गया। भाले का उपयोग प्रहार करने के लिए 2 तरीकों से किया जाता था। एक तो भाले को क्षैतिज रूप से उपयोग करना और दूसरा भाले पर जोर लगाकर हमले के लिए उपयोग करना। जाबर ने दक्ष पर क्षैतिज तरीके से हमला करना चुना था। अगर वह जोर लगाकर हमला करता तो भले ही दक्ष उसके हमले से बचने में नाकाम हो जाता, तो भी वह केवल गंभीर रूप से घायल हो सकता था। लेकिन क्षैतिज रूप से हमला करने पर अगर दक्ष उसके हमले से बचने में नाकाम रहा तो दक्ष की मृत्यु होने की पूरी संभावना थी। अगर वह बहुत अच्छी किस्मत के कारण बच भी जाता तो भी वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता। पियर्सिंग स्पीयर क्लाउड प्रचंड तूफान की गति से हवा को काटते हुए दक्ष की ओर भूकंपीय सुनामी की ताकत के साथ बढ़ रहा था। जाबर का यह हमला पिछले किसी भी हमले से कई गुना शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी दक्ष ने इस हमले से बचने के लिए स्टार गॉड की छाया का इस्तेमाल न करके सीधे इसकी भयावह ताकत का सामना करने का निर्णय लिया और उसने भाले को रोकने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। दक्ष की इस हरकत को देखकर पैलेस के शिष्य चिल्लाते हुए खड़े हो गए, क्या वह पागल हो गया है जो इस तरह की हरकत कर रहा है? वहीं पैलेस के बुजुर्ग भी भाले की अपार शक्ति का अनुमान लगाने में सक्षम थे। उन्होंने तुरंत दहाड़ते हुए दक्ष से कहा, जल्दी से इसे चकमा देने की कोशिश करो। लेकिन दक्ष ने किसी की भी बात को नहीं सुना, बल्कि उसका हाथ तेजी से आगे बढ़ा और सीधे पियर्सिंग स्पीयर क्लाउड से टकरा गया। दोनों के टकराने से कान फाड़ देने वाली एक आवाज महल में गूंज उठी। यह आवाज कुछ ऐसी थी जैसे 2 लोहे की वस्तुओं के विशाल ताकत से एक दूसरे से टकराने की। जब दक्ष का हाथ जाबर के भाले से टकराया तो जाबर ने सोचा था कि उसका भाला दक्ष को कम से कम 1 दर्जन मीटर तक दूर उड़ाने में सक्षम होगा। लेकिन जब उसने देखा कि दक्ष के हाथ से टकराने पर उसके भाले की अपार शक्ति एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गई, तो उसकी आंखें कुछ समय के लिए फटी की फटी रह गईं और उसे अचानक अपने सीने में उल्टी जैसा कुछ महसूस होने लगा। जाबर एक बेक फ्लिप के साथ पीछे की ओर उड़ गया और 5-6 कदम पीछे हटने के बाद खुद को संभाल पाने में कामयाब रहा। जिस हाथ से उसने भाला पकड़ा हुआ था, वह हाथ भी लगभग सुन्न पड़ गया।
यदि भाले पर उसका सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण नहीं होता तो पहले ही उसका भाला उसी की छाती चीर चुका होता। लेकिन वहीं दक्ष केवल 3 कदम पीछे हटा और मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा हो चुका था। उसकी बाहें कुछ हद तक सुन्न थीं, लेकिन वह अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जाबर के पिता आश्चर्य के मारे अपनी जगह से अचानक खड़े हो गए। 7 संप्रदायों में एक संप्रदाय का लीडर जो अकेले ही न्यू मून सिटी को हिला सकता था, वह इस दृश्य को देखकर इतना सदमे में था कि उसने लगभग अपना आपा खो दिया था। आयरन स्पीयर संप्रदाय के लीडर होने के कारण वे अच्छी तरह जानते थे कि ड्रैगन ऑफ द राइजिंग सन कितना भयावह शक्तिशाली गहन कौशल था। यह उनके संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली गहन कौशल भी माना जा सकता था। यहां तक कि जाबर से 3 स्तर ऊंचे योद्धा भी उसके इस हमले से सीधे टकराने के बारे में नहीं सोच सकते थे। लेकिन दक्ष, जो उससे 3 स्तर नीचे था, न केवल इससे सीधे टकराया था, बल्कि उसके इस हमले को पूरी तरह से नाकाम भी कर दिया था। इसे देखकर आयरन स्पीयर संप्रदाय के साथ साथ पैलेस के बुजुर्गों की आंखें लगभग बाहर निकले वाली थीं। इस थोड़े समय में दक्ष ने उन्हें एक के बाद एक कई झटके दे चुके थे, लेकिन इस बार जो झटका दक्ष ने उन्हें दिया था, वे इससे वाकई अपना संतुलन खो बैठे थे और मौके पर ही चिल्ला उठे थे। इस हमले को पूरी तरह से नाकाम करने के बाद दक्ष के भाव और भी शांत हो गए, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह लड़ाई भी उसकी जीत के साथ समाप्त होगी। भले ही इविल सोल इविल गॉड आर्ट्स का पहला और सबसे कमजोर क्षेत्र था, फिर भी इसकी भयानक शक्ति की सीमा अभी भी दक्ष की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उसने पूरी तरह से हैरान दिख रहे जाबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई जाबर, अब हमला करने की बारी मेरी है। दक्ष ने एक कदम बढ़ाया और पलक झपकते ही वह जाबर के ठीक ऊपर हवा में दिखने लगा। जाबर ने तुरंत अपनी घबराहट को शांत किया और दक्ष के हमले से बचने के लिए अपने पियर्सिंग स्पीयर क्लाउड को ऊपर की ओर उठाया। जैसे ही दक्ष की मुट्ठी पियर्सिंग स्पीयर क्लाउड से टकराई तो 2 धातुओं के टकराने जैसी आवाज फिर से गूंज उठी। जाबर का शरीर पीछे की ओर उड़ गया, उसका हाथ सुन्न हो गया और उसका भाला लगभग उसके हाथ से छूट गया। उसकी नवजात गहन क्षेत्र के 4थे स्तर की ताकत और भाले की अपार शक्ति वास्तव में दक्ष की केवल एक मुट्ठी से टकराने के कारण चूर चूर हो गई थी। इस बात से वह अपने दिल में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित था। आश्चर्य के साथ जाबर ने एक लंबी सांस ली और अपने पूरे शरीर की गहन ऊर्जा को बाहर निकाला। उसने पूरे नियंत्रण के साथ अपने भाले को ऊपर की ओर उठाया और दक्ष की ओर अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला किया। भाला दक्ष की ओर बढ़ा और अचानक ही भाले की अनेक छवियां हवा में प्रकट हुईं, जिन्होंने दक्ष को चारों ओर से कैद कर लिया। इसी के साथ धातुओं के टकराने की अनगिनत आवाजें महल में गूंजने लगीं। दक्ष की मुट्ठियां लगभग 1 दर्जन से अधिक वार पियर्सिंग क्लाउड से टकराईं। अंतिम टक्कर पर दक्ष की नजर गंभीर हो गई और उसने अपनी दोनों मुट्ठियां एक साथ सीधे पियर्सिंग स्पीयर क्लाउड से जाकर टकरा दी। ओहो! इस टक्कर से अचानक ही जाबर ने एक दबी हुई कराह निकाली और वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया और दर्जनों कदम पीछे हटने के बाद जब वह रुका तो अपने दोनों हाथों से पियर्सिंग क्लाउड को पकड़े हुए हल्के हल्के से कांप रहा था। दरअसल उसने भाले की अनेक छवियां इसलिए प्रकट की थीं ताकि वह दक्ष को भ्रम में डालकर उस पर हमला कर सके, लेकिन वह दक्ष की तीव्र नजरों से बचने में पूरी तरह से नाकाम रहा और उसे दक्ष के पलटवार का सामना करना पड़ा। दक्ष ने अपने दोनों हाथ नीचे कर लिए और शांति से जाबर की ओर देखा, लेकिन उसने आगे हमला करना जारी नहीं रखा। जाबर ने राहत की एक लंबी सांस ली और अपने भाले को वापस से अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख दिया। अपने शरीर को सीधा करने के बाद उसने दक्ष की ओर एक कृतज्ञता भरी मुस्कान प्रकट की और कहा, भाई दक्ष, मैं हार गया और मैं पूरी तरह से अपनी हार स्वीकार करता हूं। दूसरों को भले ही पता न चला हो, लेकिन जाबर इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि दक्ष का आखिरी प्रहार पूरी तरह से उसकी सहनशीलता से बाहर था और दक्ष के हमले में इतनी ताकत थी जो आसानी से उसके पियर्सिंग स्पीयर क्लाउड को जमीन पर गिरा सकती थी। लेकिन भाला उसके हाथ से छूटने के पहले ही दक्ष ने अपनी गहन ऊर्जा को वापस ले लिया था, जिससे वह अभी उसके हाथों में बना हुआ था। चूंकि आयरन स्पीयर संप्रदाय ने अपने नाम में स्पीयर शब्द का इस्तेमाल किया था और वे भाले को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। इसके अलावा जाबर ने भी कहा था कि पियर्सिंग स्पीयर क्लाउड उसका साथी था और उसने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। इसलिए सभी लोगों के सामने जाबर का अपने भाले पर नियंत्रण खोकर निहत्था होना उसके लिए एक बहुत बड़ा अपमान हो सकता था, जिसे स्वीकार करना उसे अपनी मौत से भी कठिन होता। जाबर ने दक्ष से सम्मानजनक तरीके से आगे कहा, यदि संभव हुआ तो मैं वास्तव में भाई दक्ष से दोस्ती करना चाहता हूं। जिस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, हम पहले से दोस्त बन चुके हैं। दक्ष के शब्दों को सुनने के बाद जाबर ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए दक्ष की छाती पर हल्के से मुक्का मारा और लापरवाही से वापस चला गया। पिताजी,
मैं हार गया और ईमानदारी से मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। फिर भी मैं बहुत खुश हूं। जाबर ने अपने पिता के बगल में पहुंचकर शांत स्वर में उनसे कहा, जिस पर उसके पिता ने उससे कहा, इससे अच्छा मुकाबला मैंने पहले कभी नहीं देखा है। आपके सुधार ने मुझे वाकई आश्चर्यचकित कर दिया है। भले ही आप हार गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली है। लेकिन उसने सभी संप्रदायों को उकसाया है और वह यह भी नहीं जानता कि इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। ऐसे में क्या तुम अब भी उसके मित्र बने रहना चाहते हो? जाबर ने इस बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा और तुरंत सिर हिलाते हुए हामी भरी। जाबर की इस बात पर जयजीत खिलखिलाकर हंसे और बोले, अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। तुम वाकई एक असली मर्द हो। सातों संप्रदायों के शिष्यों और बुजुर्गों का ध्यान दक्ष पर न जाना बहुत ही मुश्किल था। प्रोफाउंड पैलेस, जिसे वे लोग हमेशा से हेय दृष्टि से देखते थे, अप्रत्याशित रूप से इस तरह के शिष्य को सामने लाया था, जिसने प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय के सामीर को, क्लाउडी सन संप्रदाय के मुकुल को और स्ट्रामी संप्रदाय के गालव को, यहां तक कि आयरन स्पीयर संप्रदाय के जाबर तक को अपनी नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर की ताकत के साथ हरा दिया था। सातों संप्रदायों के लोग नए चेयरमैन के सामने उनके पैलेस के शिष्यों को बुरी तरह से हराकर पैलेस चेयरमैन को बेइज्जती महसूस कराना चाहते थे, लेकिन दक्ष ने उन सभी की योजना को बेकार कर दिया था। पैलेस के अंदर की लड़कियों की आंखें दक्ष को देखकर ध्रुव तारे की तरह चमक रही थीं, खासकर तितली, जिसने दक्ष से सबसे पहले बात की थी और उसने दक्ष से कहा था कि अगर उसे कोई समस्या हो तो यह वरिष्ठ बहन आपकी मदद करेगी। जब दोबारा उसने इस बात को सोचा तो वह शर्मिंदगी के कारण लाल होने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। वहीं अमृता भी दक्ष को एक असामान्य चमक के साथ बिना पलक झपकाए लगातार देख रही थी। जब ललितादित्य ने उसकी आंखों में इस प्रकार की चमक देखी तो उसके दिल में ईर्ष्या पागलपन से भड़क उठी और उसने अपने दांत कसकर भींच लिए। वह न जाने कब से अमृता को अपना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कभी उसकी आंखों में अपने लिए इस तरह की चमक नहीं देखी थी जो वह इस समय दक्ष को देखकर प्रकट कर रही थी। इस बात से ललितादित्य का मन दक्ष की जान लेने का कर रहा था। उसने दक्ष की ओर ईर्ष्या से देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुमने आज के शो में काफी वाहवाही लूट ली है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैलेस का असली मालिक कौन है। वहीं दक्ष एक बार फिर से मंच के बीच में खड़ा हुआ और अपनी चुनौती जारी रखते हुए बोला, अगला प्रतिद्वंद्वी कौन होगा? गालव को हराने के बाद 16 वर्ष की आयु वाले सभी शिष्य पहले ही इतने भयभीत हो चुके थे कि कोई भी उसकी चुनौती स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन अब तो उसने जाबर को भी हरा दिया था। इसलिए 16 साल के बच्चों ने आवाज तक निकालने की हिम्मत नहीं की। इसी समय तिरस्कार से भरी एक आवाज महल में गूंजी, हम अपने साथ जिन 16 वर्षीय शिष्यों को लाए हैं, न तो उनकी संख्या अच्छी है और न ही उनकी प्रतिभा। क्या आप अपने पैलेस के 17 और 18 वर्षीय शिष्यों को मुकाबला करने की अनुमति देने का साहस कर सकते हैं? दक्ष ने जब यह बात सुनी तो उसने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या आप मेरे पैलेस के उन शिष्यों को चुनौती देना चाहते हैं जो 17 या 18 वर्ष के हैं? यह बात ठीक है, लेकिन आपको कम से कम पहले मुझे तो हराना चाहिए, जो केवल 16 साल का है। आप मेरे बड़े भाइयों और बड़ी बहनों को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास वाकई इतनी योग्यता है कि आप उन्हें चुनौती दे सकें? जिस शिष्य ने यह पैलेस के 17 और 18 वर्षीय शिष्यों के साथ मुकाबला करने की बात कही थी, वह लगभग 19 का लग रहा था। दक्ष ने उसे देखा और कहा, आप मुझे 18 या 19 वर्ष के लग रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि पहले आप मेरे साथ मुकाबला करें? यदि आप मुझसे जीत जाते हैं तो आप अपनी इच्छानुसार मेरे बड़े भाइयों या बहनों को चुनौती दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे जैसे किसी 16 साल के बच्चे को भी नहीं हरा सकते तो हे महल के अंदर मौजूद लोगों ने जब उस 18 या 19 वर्षीय व्यक्ति को देखा तो उनकी निगाहें पूरी तरह से शांत हो गईं। यहां तक कि पैलेस के बुजुर्गों की आंखों में भी घबराहट दिखाई देने लगी। इस 18 या 19 साल के लड़के का चेहरा थोड़ा पीला था। उसने दक्ष को अपनी उदासीन निगाहों से देखा, जो मृत पानी के तालाब की तरह थीं, और उपेक्षा से हंसते हुए कहा, क्या वाकई मुझे चुनौती देना चाहते हैं? तो आगे क्या होने वाला है कहानी में? कौन है 18 या 19 साल वाला लड़का? कहीं दक्ष इस बार किसी बड़ी मुसीबत को अपने गले तो नहीं लगा रहा है? इस 18 से 19 साल के युवा की आंखों में अत्यंत तिरस्कार के भाव झलक रहे थे। ऐसे भावों को देखकर दक्ष की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं और उसकी नजरें भी थोड़ी खतरनाक हो गईं। उस व्यक्ति को देखकर पैलेस के कई शिष्यों ने एक साथ चिल्लाया, माधवान! अरे, ये तो 7 डेडली संप्रदाय का कोल्ड ब्लडेड माधवान है। इतने में माधवान उदासीनता से हंस पड़ा और कुछ ही पल में मंच पर आकर दक्ष के सामने खड़ा हो गया, जिसे देखकर पैलेस के शिष्यों के बीच अराजकता का माहौल पैदा हो गया और पूरा महल फुसफुसाहट से भर गया। पैलेस के एक शिष्य ने बगल वाले से कहा,
क्या यह माधवान सचमुच दक्ष के साथ मुकाबला करना चाहता है, जबकि उनकी उम्र और ताकत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है? इसके अलावा उसे ऐसे ही कोल्ड ब्लडेड माधवान नहीं कहा जाता। क्या दक्ष को अब अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए? महल के अंदर किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि वे दोनों पूरी तरह से अलग अलग अस्तित्व थे। दक्ष की उम्र अभी केवल 16 साल थी, लेकिन माधवान पहले से ही 18 का था। जब किसी की उम्र 30 वर्ष हो जाती है तो उम्र में कुछ वर्षों का अंतर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि 30 वर्ष की उम्र तक गहन शक्ति लगभग विकसित हो चुकी होती है। लेकिन 20 वर्ष की आयु से पहले गहन शक्ति की परिपक्वता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस उम्र में 1 साल का अंतर तो दूर, 6 महीने का अंतर भी एक बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई युवा 16 साल की उम्र में नवजात गहन क्षेत्र में पहुंच जाता है तो उसे न्यू मून सिटी में अच्छी प्रतिभा माना जाता है। लेकिन अगर कोई 15 साल में ही इस रैंक पर पहुंच जाता है तो उन्हें शीर्ष स्तर की प्रतिभा कहा जा सकता है। पूरे न्यू मून सिटी में मात्र 5 युवा ही ऐसे थे जो 15 साल की उम्र में नवजात गहन क्षेत्र में पहुंचे थे। इसलिए जो लोग अभी 20 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचे थे, उनके बीच मुकाबले समान उम्र वालों के साथ ही कराए जाते थे, और माधवान दक्ष से पूरे 2 साल बड़ा था। इसके अलावा उसकी गहन शक्ति भी नवजात गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर थी। यह किसी भी तरीके से मुकाबला नहीं कहा जा सकता था, बल्कि इसे एक तरफा प्रभुत्व ही माना जा सकता था। सातों संप्रदायों के शिष्य माधवान के नाम के जयकारे लगाने लगे, क्योंकि दक्ष का उसके साथ मुकाबला करना मौत के लिए दावत देने जैसा था। उसे कोल्ड ब्लडेड माधवान कहा जाता था, क्योंकि उसका दिल ठंडा और निर्दयी था। जब भी वह लड़ता था तब रक्तपात होना निश्चित था। उसे पैलेस के चेयरमैन के सामने भी दक्ष की जान लेने में थोड़ी भी झिझक नहीं होती। वहीं न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के बुजुर्गों के चेहरे इस हद तक सदमे में थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वे माधवान के चरित्र के बारे में अच्छे से जानते थे। अगर दक्ष की उसके साथ लड़ाई हुई तो उसका अपंग होना तय था, या फिर इससे भी बढ़कर उसकी मौत भी हो सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो पैलेस एक सदी में मिलने वाली ऐसी प्रतिभा को हमेशा के लिए खो देगा। पैलेस के बड़े बुजुर्ग ने अमृता पर एक सार्थक नजर डाली और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही अमृता खड़ी हो गई और दक्ष को रोकने के लिए तेजी से उसकी ओर कदम बढ़ाए और कहा, जूनियर ब्रदर दक्ष, यह लड़ाई मुझ पर छोड़ दो। 2 साल बड़ा है, आप दोनों का मुकाबला करना उचित नहीं है। लेकिन दक्ष ने उसकी बात पर नामे अपना सिर हिलाया और आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के बकवास व्यक्ति के खिलाफ सीनियर को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भले मैं 2 साल छोटा हूं, फिर मैं उसके खिलाफ हार नहीं सकता। वहीं जब सातों संप्रदायों ने अमृता को मंच पर आते हुए देखा तो सभी शिष्यों के अंदर एक निराशा दिखने लगी, क्योंकि अमृता की उम्र भी 18 साल थी। इसलिए अगर वह माधवान के साथ मुकाबला करती है तो यह बराबरी का मुकाबला माना जाता। लेकिन अमृता की गहन शक्ति माधवान से एक स्तर ऊपर थी, इसलिए अमृता का पलड़ा थोड़ा भारी हो सकता था। जब अमृता ने दक्ष का जवाब सुना तो वह एक पल के लिए ठिठक गई और फिर उत्सुकता के साथ कहा, जूनियर ब्रदर, कृपया आवेग में आकर कोई कार्य न करें। इस व्यक्ति के पास नवजात गहन क्षेत्र के 7वें स्तर की ताकत है और इसका दिमाग बहुत ही क्रूर है। यह मूल रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप निपट सकें, इसलिए बेहतर होगा कि इस व्यक्ति को आप मुझ पर छोड़ दें। लेकिन दक्ष ने उसकी बात पर फिर से अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय मुस्कान दिखने लगी। इसी मुस्कान के साथ उसने अमृता से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला कि उतने में ही महल के अंदर एक युवक की आवाज गूंजी, अगर उन दोनों की उम्र के बीच 2 साल का अंतर है और यह पूरी तरह से अनुचित है, तो फिर मेरे साथ मुकाबला करना कैसा रहेगा? मेरी उम्र अभी 16 साल है, इसलिए मेरे और दक्ष देव के बीच का मुकाबला तो किसी भी तरह से अनुचित नहीं माना जाएगा, है ना? इसके ठीक बाद एक युवक धीरे धीरे चलकर दक्ष के सामने आया और खुशी से मुस्कुराया। वह अभी काफी युवा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अपरिपक्वता का कोई निशान नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक गौरवपूर्ण आभा थी। उसकी आवाज साफ और सौम्य थी, फिर भी उसमें ऐसा दबाव था कि किसी का भी दम घुटने लगे। जैसे ही लोगों ने उस युवक को देखा तो महल पूरी तरह से शांत हो गया, क्योंकि यह युवक और कोई नहीं बल्कि न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी में नंबर 1 की प्रतिभा कहा जाने वाला लक्षित शुरू था। लक्षित मंच पर आया और सम्मानपूर्वक ढंग से माधवान से कहा, भाई माधवान, पिछले मुकाबले को देखकर मेरा मन भी दक्ष के साथ एक छोटा सा मुकाबला करने का कर रहा है, तो क्या आप इस मुकाबले से पीछे हट सकते हैं? माधवान निश्चित ही दक्ष के साथ मुकाबला करना चाहता था और वह पीछे हटना नहीं चाहता था, लेकिन वह लक्षित के सामने कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसके पास आज्ञाकारी ढंग से पीछे हटने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था और वह वापस अपनी जगह पर लौट गया। फिर उसने शांत रवैये के साथ दक्ष के बगल में खड़ी अमृता से कहा, हाँ तो बड़ी बहन,
मेरी उम्र दक्ष के बराबर है, इसलिए अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। अमृता तो पहले से उसे मंच पर आता देखकर सदमे में चली गई थी और वह लक्षित की बात सुनने के बाद ही होश में वापस आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अगर वह माधवान के खिलाफ दक्ष को लड़ने से रोकेगी तो लक्षित उसके सामने चुनौती बनकर आ जाएगा। अगर उसे ऐसा पता होता तो वह कभी भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि लक्षित की तुलना में तो माधवान से ही मुकाबला करना 1000 गुना बेहतर था। लेकिन दक्ष और लक्षित की उम्र बराबर थी, इसलिए अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसने माफी भरी नजरों से एक बार दक्ष को देखा और पीछे हट गई। दक्ष ने उसके सामने एक मुस्कान प्रकट की। उसके भाव ऐसे थे जैसे कि वह अमृता से कह रहा हो कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद उसने अपनी नजर लक्षित की ओर कर ली, जो ठीक उसके सामने खड़ा था। लक्षित चुरू ने न्यू मून सिटी के युवाओं के बीच होने वाले मुकाबलों में कभी भी भाग नहीं लिया था, क्योंकि न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं था और वह किसी को भी अपनी शक्ति दिखाने के योग्य नहीं समझता था। भले ही चुरू संप्रदाय की शाखा का युवा मास्टर था, लेकिन हर कोई जानता था कि जब वह 20 वर्ष का हो जाएगा तो वह चुरू संप्रदाय के मुख्यालय में लौट जाएगा और अपनी भयानक प्रतिभा के कारण वह मुख्य संप्रदाय में भी एक ऊंचे पद पर रहेगा। लक्षित चुरू का अचानक मंच पर आना सभी को चौंकाने वाला था और सभी उम्मीदों के विपरीत था। हालांकि दक्ष ने 4 लोगों को हरा दिया था, लेकिन उसकी तुलना अभी भी लक्षित चुरू से करना बेईमानी थी। दक्ष ने जो कुछ भी प्रदर्शित किया था वह न्यू मून सिटी की बेहतरीन प्रतिभाओं में जगह बनाने के लिए काफी था, लेकिन लक्षित चुरू की प्रतिभा पहले से ही सुपर जीनियस स्तर पर थी, जो 4 प्रमुख संप्रदायों में भी प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त थी। यदि दक्ष उसे चुनौती देता तो भी यह उतनी चौंकाने वाली बात नहीं होती, लेकिन लक्षित ने खुद आगे बढ़कर पहल की थी। यह सचमुच सोचने वाली बात थी। लक्षित चुरू अपनी मर्जी से मंच पर आया था और उसकी नजरें दक्ष पर ही टिकी थीं, जिससे दक्ष के दिल में कुछ संदेह पैदा हो गया। लक्षित ने दक्ष के सामने बड़ी ही शालीनता से कहा, मेरा मानना है कि आज के युद्ध के बाद भाई दक्ष का नाम निसंदेह पूरे न्यू मून सिटी में गूंजेगा और भविष्य की उपलब्धियां भी अतुलनीय होंगी। उसकी बात पर दक्ष ने भी विनम्र रवैया अपनाते हुए तुरंत कहा, युवा मास्टर, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। यंग मास्टर लक्षित के सामने मेरी क्षमता उज्ज्वल चंद्रमा के सामने एक छोटी सी चमक के समान है। अगर यंग मास्टर मुझे कुछ सलाह देंगे तो मैं निश्चित रूप से ध्यान से सुनूंगा। हे, लक्षित ने हंसते हुए कहा, भाई दक्ष, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप एक छोटी सी चमक हो या फिर चकमदार चंद्रमा। यहां उपस्थित सभी लोगों को अपने दिल में इस बात का पहले ही पता लग चुका है। जिस कारण मैं अभिमानपूर्वक आगे आया हूं वह भाई दक्ष से अनुग्रह मांगना था। अभी कुछ ही समय पहले भाई दक्ष ने सराहनीय ताकत का प्रदर्शन किया था और 7 संप्रदायों में से 4 के शिष्यों को लगातार हराया है। इसीलिए मेरे हाथों में थोड़ी खुजली हो गई है। इसीलिए मैं भी आपके साथ थोड़ा मुकाबला करना चाहता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता कि भाई दक्ष इसके लिए सहमत हैं या नहीं। जैसे ही लक्षित के मुंह से ये शब्द निकले, मुख्य हाल फुसफुसाहट से गूंज उठा और दक्ष भी अचंभित हो गया। लक्षित चुरू स्पष्ट रूप से दक्ष को चुनौती दे रहा है। आह नहीं, भले ही दक्ष बेहद अद्भुत है और वह पैलेस के अंदर एक सदी का सबसे बेहतरीन शिष्य माना जा सकता है, लेकिन दक्ष और लक्षित समान स्तर के लोग नहीं हैं। लक्षित उसे चुनौती कैसे दे सकता है? पैलेस के शिष्यों की इसी तरह की आवाजें आती रहीं। वहीं दक्ष तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाया और कुछ देर तक लक्षित की आंखों में देखता रहा। इस समय लक्षित और दक्ष के बीच 5 कदम की दूरी थी। लक्षित के शांत और प्रभावशाली ढंग से एक गुप्त अलगाव झलकता था, लेकिन दक्ष अच्छी तरह से उसकी आंखों में देखकर समझ पा रहा था कि इस शांत चेहरे के पीछे एक गहरी ऊर्जा और अमूर्त शक्ति मौजूद थी। उसका पूरा शरीर गहरी खाई में छिपे एक क्रूर जानवर की तरह था। लेकिन यह बात महत्वपूर्ण नहीं थी। जो सबसे महत्वपूर्ण था वह यह था कि दक्ष को उसकी आंखों में एक बर्फ जैसी ठंडी और भयावह आभा दिखाई दे रही थी। दक्ष इस तरह की आभा से अच्छी तरह से परिचित था। उस आभा को देखकर दक्ष के दिमाग में एक ही जवाब आया, यह लक्षित मुझे नष्ट करना चाहता है। दक्ष ने अपने मन में कहा, लेकिन क्यों? वह और मैं पहले कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए और इसके अलावा हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। आज हम पहली बार मिले हैं। उसके पास मुझे नष्ट करने का कोई कारण नहीं है। क्या यह महज एक उभरती प्रतिभा को गला घोंटना चाहता है जो भविष्य में उसका दुश्मन बन सकती है? इसका मतलब है कि यह आज के मेरे प्रदर्शन से थोड़ी डर गया है। दक्ष ने उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और उसकी आंखों की गहराई के भीतर से बेहद खतरनाक रोशनी चमकी। वह अपने दिल में बड़बड़ाया, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया है, तुम्हें उकसाया भी नहीं है, फिर भी तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो। अगर ऐसी ही बात है तो मैं पहले ही तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तो आगे क्या होने वाला है कहानी में?
क्या परिणाम होने वाला है दक्ष और लक्षित के मुकाबले का? लक्षित दक्ष को नष्ट करना क्यों चाहता है? लक्षित ने दक्ष की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, चूंकि हम मुकाबला करने जा रहे हैं और भाई दक्ष ने 4 लड़ाइयां लड़ी हैं, तो मुकाबला शुरू करने से पहले आपको कुछ देर आराम करना चाहिए। जब भाई दक्ष की गहन शक्ति ठीक हो जाएगी तो हमारे पास एक निष्पक्ष मुकाबला सत्र होगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दक्ष ने लक्षित के सुझाव को बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार करते हुए कहा, हालांकि मैंने बहुत सी गहन शक्ति ऊर्जा खर्च कर दी है, लेकिन अभी भी मेरे पास थोड़ी गहन ऊर्जा बची है, जो यंग मास्टर लक्षित के साथ थोड़ी देर समय बिताने के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा हम केवल मुकाबला कर रहे हैं, कोई जिंदगी मौत की लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए हमें समय बर्बाद न करके मुकाबला शुरू करना चाहिए। दक्ष के शब्दों ने मुख्य महल में मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि सभी ने उस आत्मविश्वास और अहंकार को महसूस किया जो उसके शब्दों में थी। उसके इस तरह के शब्दों को सुनकर सातों संप्रदायों के शिष्यों में तुरंत कानाफसी चालू हो गई। यह क्या है? थोड़ी ऊर्जा बची हुई है जो यंग मास्टर के साथ थोड़ी समय बिताने के लिए पर्याप्त होगी। आखिर वह अपने आप को क्या समझता है? दक्ष देव को वास्तव में एक शीर्ष प्रतिभा माना जा सकता है, लेकिन लक्षित के सामने इतना अहंकारी होना, वह शायद अपनी हदों को नहीं जानता है। यदि वह लक्षित के साथ युद्ध करता है तो लक्षित के लिए उसे हराना केवल बाएं हाथ का खेल होगा। हे, मुझे लगता है कि यह शब्द सुनने के बाद लक्षित क्रोधित हो जाएगा और शायद वो उसे एक बहुत ही बुरी हार का स्वाद चखाएगा। यह वास्तव में एक काफी अच्छा दृश्य होगा। सातों संप्रदायों के शिष्य इसी तरह से आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ के चेहरे पर खुशी थी, जबकि दूसरों के चेहरे पर दक्ष के लिए थोड़े दया के भाव थे। वहीं जब अमृता ने उसकी इस बात को सुना तो उसने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं और धीमी आवाज में दक्ष को याद दिलाते हुए कहा, जूनियर भाई दक्ष, भले ही लक्षित की उम्र आपके समान हो, लेकिन उसकी ताकत उन लोगों की तुलना में पूरी तरह से अलग है जिन लोगों से आप पहले लड़े थे। इसलिए आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। चिंता मत करो सीनियर, दक्ष ने उसे टोकते हुए बिना परवाह के कहा, मेरी वर्तमान स्थिति उतनी खराब नहीं है जितना कि आप सोच रही हैं। इसके अलावा मैं और यंग मास्टर केवल एक मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए परिणाम कुछ हो, यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अमृता को अभी भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन दक्ष ने उसे बहुत ही सौम्य और आरामदायक नजर से देखा और फिर अपनी नजर लक्षित की ओर करते हुए कहा, यंग मास्टर लक्षित, आइए शुरू करते हैं। अमृता अब केवल अपने दिल में आह भरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। वह चिंता से भरे दिल के साथ चुपचाप बैठ गई। लक्षित ने उसकी बात पर मुस्कुराया, लेकिन कोई भी यह देख सकता था कि उसकी मुस्कान कितनी कड़वाहट से भरी थी। लक्षित के लिए अपने जीवन में यह पहली बार था जब उसका सामना इतने अहंकारी व्यक्ति से हुआ था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धीरे से कहा, अगर भाई दक्ष ऐसा ही चाहते हैं तो मैं भाई दक्ष के फैसले का सम्मान करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे किसी प्रहार के शिकार हो गए तो तुम्हें गंभीर चोट लगने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो। हाँ, यंग मास्टर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, दक्ष ने हंसते हुए कहा। मुकाबला करते समय ऐसी स्थिति आना स्वाभाविक है जहां कोई खुद को रोक नहीं सकता, इसलिए हल्की फुल्की चोटें लगना सामान्य बात है। यहां तक अगर मुझे कोई गंभीर चोट लगी तो भी यंग मास्टर को दोष नहीं दूंगा। इस बात के लिए यहां पर उपस्थित सभी लोग गवाह के रूप में कार्य कर सकते हैं, इसलिए यंग मास्टर लक्षित को पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही दक्ष ने ये शब्द कहे तो प्रोफाउंड पैलेस के बुजुर्ग इतने चौंक गए कि वे लगभग अपनी सीटों से गिर पड़े। वहीं सातों संप्रदायों के लोग जोर जोर से हंसने लगे। लक्षित ने दक्ष को गहराई से देखा, जैसे कि वह किसी मंदबुद्धि को देख रहा हो। इतने में ही दक्ष ने आगे कहा, लेकिन अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो अगर मैं भाग्यशाली रहा और गलती से यंग मास्टर को घायल कर दिया तो। दक्ष के इन शब्दों को सुनकर सातों संप्रदायों के बीच फिर से ठहाके की आवाजें गूंज उठीं। कुछ तो इतने जोर से हंसे कि वे हंसते हंसते अपना पेट पकड़कर जमीन पर लौटने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। लेकिन प्रोफाउंड पैलेस के लोगों के अंदर किसी भी तरह हंसी का माहौल नहीं था, बल्कि उनमें से हर किसी के चेहरे पर चिंता की स्पष्ट लकीरें थीं। हाँ, लेकिन उनमें से ललितादित्य अपवाद था। उसने अपने दोनों गालों को कसकर भींच लिया। वह अपनी हंसी को रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन वह इसमें असमर्थ रहा। उसने मुस्कुराते हुए अपने दिल ही दिल में कहा, इस मंदबुद्धि ने वास्तव में अपने लिए ही कब्र खोदी है। लक्षित, तुम्हें इसे तब तक पीटना चाहिए जब तक कि वह अपंग न हो जाए, या हो सके तो उसे पीट पीट कर अधमरा कर दो। इसी समय लक्षित जोर से हंसा। हा, अगर मैं दक्ष के द्वारा घायल हो जाता हूं तो इसे मेरे कौशल में कमी माना जाएगा और दक्ष के सिर पर इसका थोड़ा सा भी दोष नहीं आएगा। यहां हर कोई इस बात का गवाह हो सकता है।
लक्षित की बात खत्म होने के बाद क्लाउडी संत संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग यशवंत जोर से चिल्लाए, आप दोनों निश्चिंत रह सकते हैं। आज यहां इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी आंखें देख रही हैं। हम स्वाभाविक रूप से सबसे ठोस गवाह होंगे। यदि आप में से कोई इतना दुर्भाग्यशाली होता है और लड़ाई के दौरान किसी को गंभीर चोट लग जाती है, तो प्रतिद्वंद्वी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा और जो भी अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा उसे एक घृणित व्यक्ति माना जाएगा। यशवंत के इन शब्दों के बाद हर संप्रदाय तुरंत एक के बाद एक सहमत हो गया। ये शब्द स्पष्ट रूप से प्रोफाउंड पैलेस के लिए कहे गए थे, क्योंकि वहां पर मौजूद लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो यह मानता हो कि दक्ष द्वारा लक्षित को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वहीं सात्विक ने एक कड़वा चेहरा बनाया और कमलदीप की ओर अपनी निगाहें की, लेकिन कमलदीप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांति से अपनी जगह पर बैठे रहे। दूसरी ओर जैस्मीन ने दक्ष को चेतावनी देते हुए कहा, आप अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार पहले गेट को अब केवल 30 सेकंड तक के लिए खोलकर रख सकते हैं, नहीं तो आपके शरीर और आपकी मिस्टिक वेन्स पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा, जिससे आपको अत्यधिक नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आपको जो भी करना है इन 30 सेकंड के अंदर ही करना है। दक्ष ने जैस्मीन की बात सुनी और पूरे आत्मविश्वास से कहा, 30 सेकंड, यह समय मेरे लिए काफी ज्यादा है। दक्ष ने लक्षित की आंखों में पहले ही देख लिया था कि वह उसकी जान लेना चाहता है, इसलिए दक्ष भी उसे कम से कम अपंग करना तो चाहता ही था। दक्ष ने तुरंत हमले की पोजीशन ली और उसके चेहरे पर गंभीरता फैल गई। दूसरी ओर लक्षित शांत और निश्चिंत था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह थोड़ी सी भी घबराया नहीं था। लेकिन दक्ष जितना ताकतवर था, उससे अधिक हिंसक भी था। दक्ष ने अपने मन में कहा, तुमने वास्तव में अपनी कब्र खोदी है। तुम मुझे मारना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें नष्ट करने के बाद मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं होगा। इतने में ही लक्षित की मुस्कान धुंधली हो गई और उसने आराम से अपने हाथ से इशारा करते हुए, भाई दक्ष, आगे बढ़ो। दक्ष ने भी ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और कुछ कदमों के साथ उसका दाहिना हाथ बिना किसी विशेष हरकत के लक्षित की छाती की ओर बढ़ा। दक्ष ने अपने इस हमले में किसी भी प्रकार की गहन कला या गहन कौशल का उपयोग नहीं किया था। उसने केवल अपनी शुद्ध गहन शक्ति का उपयोग किया, क्योंकि वह पहले लक्षित की गहन ऊर्जा का गहराई से परीक्षण करना चाहता था। लक्षित की आंखों में अचानक तिरस्कार की झलक दिखाई देने लगी। उसने अपना बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे किया और लापरवाही से अपना दाहिना हाथ आगे किया। उसने अपनी केवल 30% शक्ति का उपयोग किया और दक्ष के हमले को रोकने की कोशिश की। जैसे ही दोनों की भुजाएं टकराईं तो दक्ष को तीव्र झटका लगा और वह लगभग 6 मीटर तक घिसटते हुए जमीन पर गिर गया। लेकिन वहीं लक्षित अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा और उसका शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। दक्ष का दाहिना हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने एक चौंका देने वाला चेहरा प्रकट किया और कहा, इतनी गाढ़ी गहन ऊर्जा, आप वाकई चुरु संप्रदाय के युवा मास्टर होने के लायक हैं। हे। लक्षित हल्के से हंसा और कहा, भाई दक्ष की गहन ऊर्जा भी अतुलनीय रूप से भारी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने जाबर तक को हरा दिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने अभी केवल अपनी 30% ताकत का ही उपयोग किया है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? उसकी इस बात पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, हाँ, यंग मास्टर वास्तव में मजाक करना भी जानते हैं। दक्ष ने उसकी बात पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं किया और अपना एक कदम पीछे करते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन इस अगले हमले से यंग मास्टर को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यदि आपने इससे सीधे टकराने की कोशिश की तो आपको कुछ गंभीर चोटें लग सकती हैं। उसकी बात को सुनकर लक्षित ने हंसते हुए कहा, मैं भाई दक्ष की चेतावनी के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन आप जैसे चाहें हमला कर सकते हैं। मैं उन सभी को संभाल लूंगा। भले ही मेरी ताकत अपर्याप्त हो और मैं घायल हो जाऊं, तो भी इतने सारे गवाहों के होते हुए आप पर दोष नहीं आएगा। दक्ष ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। गहन ऊर्जा का भंवर तेजी से उसके हाथ पर इकट्ठा हो गया। यह स्पष्ट था कि वह अपनी सारी गहन शक्ति को अपने दाहिने हाथ में केंद्रित कर रहा था। दक्ष ने अब भी जितने मुकाबले किए थे, उन सभी में उसने केवल अपनी गहन शक्ति और रफ्तार वाले गहन कौशल का उपयोग किया था। उसने किसी भी आक्रमण करने वाले गहन कौशल का उपयोग नहीं किया था। इसलिए सभी को यह दृढ़ विश्वास था कि उसके पास कोई गहन आक्रमण कौशल नहीं है। युवा मास्टर, मेरा यह हमला स्वीकार करो, दक्ष चिल्लाया और उसने बेरहमी से लक्षित की छाती पर एक भारी मुक्का मारा। इस मुक्के में स्पष्ट रूप से दक्ष की सारी गहन शक्ति निहित थी, लेकिन लक्षित को इससे थोड़ा सा भी खतरा महसूस नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक ठंडी उपेक्षापूर्ण मुस्कान चमक उठी। उसका सारा धैर्य खत्म हो गया और उसने इसी तरह बिना किसी गहन कौशल या गहन कला के आगे की ओर एक साधारण मुक्का मारा। लेकिन उसने इस बार सीधे तौर पर अपनी 70% गहन शक्ति का इस्तेमाल किया। यदि उसकी 30% ताकत दक्ष को जमीन पर गिरा सकती थी,
तो 70% ताकत से दक्ष की सभी हड्डियों को तोड़ने के लिए यह पर्याप्त थी। कम से कम लक्षित का तो यही सोचना था। वह मन ही मन हंसा और उसकी दृष्टि भयावह हो गई, जैसे कि उसने दक्ष की दुर्दशा का अंदाजा पहले ही लगा लिया हो। इतने में ही दोनों के हाथ करीब आ गए और आपस में टकराने से पहले दक्ष के दिमाग में एक चीख गूंज उठी। ईविल गॉड की पहली चाल, टूटता चांद, डूबता सितारा। दक्ष के शरीर की गहराई में उसकी मिस्टिक वेंस के पहले द्वार ने अचानक एक लाल रंग की रोशनी छोड़ी, जैसे कि किसी दानव देवता ने अपनी भयावह और हिंसक आंखें खोली हों। एक पल में उसके सिर से पैर तक की सारी गहन ऊर्जा दक्ष की दाहिनी मुट्ठी की ओर पागलपन से बढ़ने लगी। मुट्ठी को और गति करते समय उसकी गहन ऊर्जा आश्चर्यजनक रूप से बढ़ भी रही थी। जब जैस्मीन ने दक्ष को ईविल गॉड की मिस्टिक वेंस प्रदान की थी, तो उसने पहले ही कहा था कि उसे प्रत्येक द्वार के साथ ईविल गॉड की गहन कलाओं के अतिरिक्त ईविल गॉड के गहन कौशल भी मिलेंगे, जिन्हें विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तक द्वार खुला रहेगा, वह अपनी इच्छानुसार उनका उपयोग कर सकता था। जब पहला द्वार खुला और ईविल सोल सक्रिय हो गया, तो दक्ष के दिमाग में ईविल गॉड के पहले गहन कौशल का नाम और उसे सक्रिय करने की विधि एक साथ प्रकट हो गई थी। यह उसका अंतिम हुक्म का इक्का था, जिसे उसने हमेशा छुपा कर रखा था। यह एक बहुत बड़ा उपहार भी था, जिसे उसने लक्षित चुरू की भयावह आभा को महसूस करने के बाद उपहार के रूप में देने का फैसला किया था। ईविल गॉड के 7 द्वार ईविल गॉड की 7 गहन कलाओं और 7 गहन कौशलों का प्रतिनिधित्व करते थे। ईविल गॉड का पहला गहन कौशल टूटता चांद, डूबता सितारा था। इसका तात्पर्य यह था कि अगर ईविल गॉड ने इस गहन कौशल का उपयोग किया, तो यह ऐसी विनाशकारी शक्ति उत्पन्न करेगा जो सूर्य और चंद्रमा दोनों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। यह एक ऐसी भयानक ताकत थी जो स्वर्ग का भी विरोध कर सकती थी। इसके नाम से ही इसकी भयानक शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। इतने में दोनों के मुख के आपस में टकरा गए और एक बादलों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। दोनों की गहन ऊर्जा के टकराव से उत्पन्न ऊर्जा की एक भयावह लहर चारों दिशाओं में फैल गई और एक विस्फोट के बाद मुख्य महल के संगमरमर का फर्श भी बुरी तरह से टूट गया और उसके टुकड़े दूर तक उड़ गए। पूरे मंच पर धूल का एक गुब्बार उठा और मंच से एक तोप के गोले की तरह एक आकृति निकली, जो मुख्य महल के एक पिलर से जाकर टकरा गई। जिस पिलर से वो आकृति टकराई, तो पत्थर से बना वो मजबूत पिलर भी हिल गया और छत में अनगिनत बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं, जिससे बड़ी मात्रा में धूल गिरने लगी। जो आकृति पिलर से टकराई थी, वो तुरंत नीचे नहीं गिरी, क्योंकि वो कुछ समय के लिए उसी पिलर में चिपकी रही और काफी देर के बाद धीरे धीरे सरक कर जमीन पर गिर गई। उसका सारा शरीर लहूलुहान था और वह बेहोश था। किसी को यह भी पता नहीं था कि वह जीवित है या मर गया। उसके सीने के कपड़े पूरी तरह से चीथड़ों में बदल गए थे, जिससे उसकी खून से सनी हुई छाती स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, जो पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुकी थी, और उसके सीने की हल्की हल्की हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं। जब उसका शरीर जमीन से टकराया, तो उसका पूरा बायां हाथ ताजे खून से तुरंत लाल हो गया। तो क्या होगा कहानी में आगे? कौन है यह व्यक्ति जिसकी इतनी बुरी हालत हो गई है? कहीं यह दक्ष तो नहीं? मुख्य महल में सन्नाटा छा गया और हर एक व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह गईं। काफी देर तक किसी ने भी कोई आवाज नहीं निकाली, क्योंकि पिलर से टकराने वाला व्यक्ति दक्ष नहीं, बल्कि लक्षित चुरू था। कुछ समय के सन्नाटे के बाद कमलदीप, सात्विक और जयजीत सभी एक साथ खड़े हो गए। न्यू मून सिटी के सभी प्रसिद्ध बुजुर्ग और संप्रदायों के लीडर एक समय पर खड़े हो गए। वे सभी अपनी चौड़ी आंखों से लगातार घूरते रहे और यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि कहीं उनकी आंखों को कोई भ्रम तो नहीं हो गया है। ओह! इसी बीच एक दर्दनाक कराह के साथ दक्ष भी अचानक अपने घुटनों पर बैठ गया। वह जोर जोर से सांस लेते हुए हांफने लगा, जबकि उसका दाहिना हाथ शक्तिहीन होकर जमीन पर लटक गया। उसके शरीर के अंदर उसकी गहन ऊर्जा और उसका खून तेजी से धड़क रहे थे। उसके मुंह से एक खून की धारा फूट पड़ी और वह लगभग खून की उल्टी करने ही वाला था, लेकिन उसने अपने मुंह के अंदर के खून को वापस निगल लिया। दक्ष की मिस्टिक वेंस पूरी तरह से खाली हो चुकी थीं और उसके शरीर के अंदर गहन शक्ति का एक कतरा भी नहीं बचा था। वह अब अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और लक्षित की ओर देखा। उसकी हालत देखकर दक्ष के मुंह के कोने पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। दक्ष ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा, यदि तुमने मुझे उकसाया नहीं होता, तो आप अभी भी चुरू संप्रदाय की शाखा के युवा मास्टर रहते और तुम अभी भी न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी की नंबर 1 प्रतिभा बने रहते। मेरा अहंकार एक प्रकार की प्रतिरक्षा है, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने सचमुच तुम्हारी कब्र खोद दी है। यह कहना कि लक्षित अपनी कब्र खुद खोद रहा था या अपनी मौत को दावत दे रहा था, बिल्कुल भी अनुचित नहीं था।
यदि वह दक्ष का सामना करते समय अनुशासनहीन, उपहास करने वाला और उदात्त होने के बजाय शांत और सतर्क रहता, तो वह तुरंत समझ जाता कि दक्ष का गहन कौशल, टूटता चांद, डूबता सितारा कितना भयानक था। वह तुरंत अपने संप्रदाय की गहन कला और गहन कौशल का उपयोग कर सकता था, या फिर इससे बचने के लिए किसी रफ्तार वाले कौशल का उपयोग करता। इस तरह से भले ही वह दक्ष के हमले से पूरी तरह नहीं बच पाता, लेकिन वह अपने शरीर की पूरी गहन शक्ति का उपयोग कर सकता था, जिससे उसकी हालत इतनी बुरी नहीं होती और वह इस समय मौत की कगार पर खड़ा नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं था कि लक्षित काफी चतुर व्यक्ति था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका मुकाबला दक्ष से था, जिसके पास हजारों युद्ध लड़ने, जिंदगी मौत के मुकाबले लड़ने, भागने और षड्यंत्र रचने का अनुभव था। इसलिए इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि वह लक्षित की तुलना में कितना अनुभवी और चतुर था। योजना बनाने और चतुराई के मामले में लक्षित अपनी ही उम्र के लोगों में भले ही सबसे उत्कृष्ट माना जा सकता था, लेकिन दक्ष के सामने वह उसके पैर की जूती के बराबर भी नहीं था। दक्ष ने शुरुआत से इस हद तक स्पष्ट अहंकार और आत्मविश्वास प्रदर्शित किया कि वह दूसरों को नीचा दिखाने लगा। यहां तक कि उसने सातों संप्रदायों के सामने तक संयम नहीं दिखाया और उन्हें नाराज कर दिया। इसलिए हर कोई यह मानने लगा कि भले ही दक्ष एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार और धृष्टता है और वह बिल्कुल भी चतुर और षड्यंत्रकारी नहीं है। लक्षित शुरू का भी दक्ष के बारे में यही सोचना था। इसलिए जब लक्षित दक्ष के सामने आया तो उसने दक्ष को घमंडी और एक अज्ञानी मूर्ख भी समझा था। इसलिए उसने दक्ष के साथ मुकाबले की शुरुआत से थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरती। उसने दक्ष के दूसरे हमले के सामने बचने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उससे सीधे टकरा गया और उससे निपटने के लिए उसने केवल 70% ताकत का ही इस्तेमाल किया। जब दोनों की मुट्ठियां आपस में टकराईं, तब जाकर लक्षित को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवा, युवा मास्टर! एक घातक सन्नाटे के बाद एक अत्यंत भयभीत दहादह सुनाई दी। लक्षित के साथ आया अधेड़ उम्र का व्यक्ति लक्षित की ओर पागलपन से दौड़ा। उसके पीछे चुरू संप्रदाय की शाखा के अन्य लोग चल रहे थे। जैसे ही वह लक्षित के पास पहुंचा और उसने लक्षित के घायल शरीर को देखा, तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति का पूरा शरीर कांप उठा। उसने तुरंत लक्षित की कलाई पकड़ी और उसका रंग रूप बदल गया। उसने अचानक अपना सिर घुमाकर बेहद द्वेषपूर्ण भाव से दक्ष की ओर देखा और कहा, छोटे कमीने, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वह हिंसक रूप से दहाड़ा, उसके शरीर से एक अत्यंत सघन और शत्रुतापूर्ण जानलेवा आभा फैल गई और उसने अचानक ही दक्ष पर हमला कर दिया। प्रचंड गहन ऊर्जा के साथ उसका हाथ दक्ष की गर्दन दबोचने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसकी गहन ऊर्जा इतनी भयानक थी कि गहन ऊर्जा के इस उछाल से मुख्य हॉल का हिस्सा भी हल्के से हिल गया। दक्ष तो पहले से ही पूरी तरह से कमजोर हो गया था। उसके पास खड़े होने की भी शक्ति नहीं थी, और अगर उसकी गहन शक्ति अपनी चरम स्थिति में होती भी, तो भी वह इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हमले से बच नहीं सकता था। इतने में ही एक तेज दहादह के साथ एक और राजसी छाया चील की तरह अपनी सीट से उड़ गई और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर झपटी। वह छाया उस व्यक्ति से अभी भी 10 मीटर की दूरी पर थी, फिर भी उसके शरीर से प्रचंड गहन ऊर्जा की लहर निकली, जिसने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बहुत दूर धकेल दिया। यह छाया भी मध्य हवा से नीचे उतरी और दक्ष के सामने खड़ी हो गई। यह आकृति प्रोफाउंड पैलेस के नए चेयरमैन कमलदीप की थी। अपने सामने खड़े कमलदीप को देखकर दक्ष ने एक संतोष भरी मुस्कान बिखेरी। वह जानता था कि आज उसके प्रदर्शन से चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कमलदीप उसकी रक्षा के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करेंगे। जैसे ही कमलदीप दक्ष की रक्षा के लिए आगे बढ़े, पूरा महल तुरंत चौंक गया, क्योंकि यह पृथ्वी गहन क्षेत्र की पूर्ण शक्ति थी। यह ताकत असाधारण थी और ब्लू विंड इंपीरियल सिटी से आए किसी व्यक्ति के योग्य थी। जब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को दूर धकेल दिया गया, तो उसने उदास और गुस्से के भाव में कहा, चेयरमैन कमलदीप, इससे आपका क्या मतलब है? इस छोटे कमीने ने मेरे परिवार के यंग मास्टर को गंभीर रूप से घायल कर दिया और तुम अब भी उसकी रक्षा कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, कमलदीप ने हल्की सी हंसी उड़ाई और बदले में पूछा, चूंकि मैं न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का चेयरमैन हूं, इसलिए क्या मुझे अपने पैलेस के शिष्यों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? मैं वास्तव में आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हैं, फिर भी आपने मेरे पैलेस के एक शिष्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। इससे आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? अधेड़ उम्र का व्यक्ति थोड़ा उदासी से हंसा और बोला, यह मूल रूप से एक मुकाबला था, फिर भी इस छोटे कमीने ने वास्तव में मेरे परिवार के यंग मास्टर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यंग मास्टर के हाथ की हड्डी 12 टुकड़ों में टूट गई है और उनका पूरा हाथ विकलांग माना जा सकता है। उनके पूरे शरीर के आधे से ज्यादा मेरिडियन और डेंटियन नष्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा उनकी मिस्टिक वेन्स भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और उनकी सारी गहन ऊर्जा बिखर गई है,
जिससे वो पूरी तरह से अपंग हो गए हैं। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये वाक्य बोले तो महल के अंदर हर किसी का दिल उछलकर उनके मुंह तक आ गया। वह पूरी तरह से अपंग हो चुका है। इस वाक्य ने पूरे महल में हंगामा मचा दिया। चुरु संप्रदाय की शाखा के लोगों के चेहरों का रंग भयानक रूप से सफेद पड़ गया। बाएं हाथ की हड्डी 12 टुकड़ों में टूट गई है। आधे से ज्यादा मेरिडियन और डेंटियन नष्ट हो गए हैं। गहन ऊर्जा बिखर गई है। बेशक ये शब्द उन्हें यह बता रहे थे कि चुरु संप्रदाय की शाखा का युवा मास्टर, जो न्यू मून सिटी की नंबर 1 प्रतिभा था, जो चुरु संप्रदाय की शाखा का भविष्य था, वो वास्तव में अब अपंग हो गया था। दक्ष ने उसे अपने एक ही हमले से अपंग कर दिया था। उसकी आधे से ज्यादा मेरिडियन और डेंटियन का नष्ट हो जाने का मतलब था कि उसकी प्रभावशाली प्रतिभा अब किसी सामान्य व्यक्ति से भी बेकार हो चुकी थी। इसके अलावा उसकी मिस्टिक वेन्स भी पूरी तरह से तबाह हो गई थीं, जिसका मतलब था कि जब तक उसकी मिस्टिक वेन्स पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो ट्रेनिंग भी नहीं कर पाएगा। और अगर उसकी मिस्टिक वेन्स ठीक हो भी गईं, तो उसे एक बार फिर जीरो से शुरुआत करनी होगी। आज से न्यू मून सिटी का यह नंबर एक कहा जाने वाला व्यक्ति पूरी तरह से बेकार और अपंग आदमी में बदल गया था। उसकी सारी महिमा बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। एक पल में सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एक बर्फ जैसी ठंडी आभा उनके पूरे शरीर में फैल गई हो। वे जिस दृष्टि से दक्ष को देखते थे, वह दृष्टि एक बार फिर पूरी तरह से बदल गई, और वे अब दक्ष को एक ऐसी दृष्टि से देख रहे थे जैसे कि वे किसी भयानक राक्षस को देख रहे हों। एक नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर वाले व्यक्ति ने वास्तव में 10वें स्तर वाले व्यक्ति को अपने एक ही वार में अपंग कर दिया था। हालांकि इस तथ्य से किसी भी दिमाग चकरा सकता था। वहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति ये भविष्यवाणी कर सकता था कि आज दक्ष देव ने जो उपद्रव किया है, उसे न्यू मून सिटी के इतिहास की सबसे बड़ी घटना माना जा सकता है। वे कल्पना कर सकते थे कि चुरु संप्रदाय की शाखा उसके इस उपद्रव के कारण दक्ष से एक क्रूर बदला लेगी। वहीं उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शब्दों को सुनकर कमलदीप भी थोड़े ठिठक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष के हमले की शक्ति इतनी भयानक होगी कि लक्षित चुरु इस हद तक घायल हो जाएगा। कमलदीप ने उत्तर देने से पहले दक्ष की ओर देखा, जो उनके पीछे जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, और कमलदीप के बोलने से पहले ही व्यंग्य करते हुए धीमी आवाज में बोल पड़ा, तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मैं और लक्षित मुकाबला शुरू करने से पहले ही एक दूसरे से वादा कर चुके थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्षति किसको हुई और कितनी भी गंभीर हो, हम एक दूसरे को दोष नहीं ठहराएंगे और कभी भी एक दूसरे को दोष नहीं देंगे। इसके अलावा हमने यहां मौजूद लोगों को गवाह भी बनाया था। मुझे अच्छे से याद है कि उस समय आप ही सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाए थे। फिर भी जब लक्षित को चोट आई तो आप अचानक मुझ पर हमला करना चाहते थे। क्या आपका चुरु संप्रदाय वाकई इतने घटिया तरीके से काम करता है? क्या आपका पूरा संप्रदाय इस तरह के घृणित और विश्वासघाती लोगों का समूह है जो अपने वादों पर भी कायम नहीं रह सकता? दक्ष के शब्दों को सुनने के बाद उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति अचानक लड़खड़ा गई, लेकिन अगले ही पल वह और अधिक उदास हो गया। उसके शरीर से एक बर्फ जैसी ठंडी जानलेवा आभा निकली और दक्ष के शरीर से कसकर चिपक गई, क्योंकि वह चाहता था कि वह अपनी इस आभा के प्रयोग से दक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दे। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, चुप रहो कमीने, तुम अपने 100 जन्मों में भी मेरे यंग मास्टर की बराबरी नहीं कर सकते। अगर आज मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा तो फिर इस जगत का जीना ही व्यर्थ है। इतना कहने के बाद जगराल ने एक लंबी सांस ली और उसने अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला और तूफान जैसी गहन ऊर्जा के साथ दक्ष की ओर बढ़ाया। लेकिन इसके तुरंत बाद कमलदीप ने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे जगराल की गहन ऊर्जा तुरंत गायब हो गई। कमलदीप ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, जगराल, अगर तुमने दोबारा मेरे पैलेस के शिष्य पर हमला करने की कोशिश की तो मैं अब इतना विनम्र नहीं रहूंगा। आप? जगराल गुस्से से भर गया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, पैलेस चेयरमैन कमलदीप, क्या आप मेरे चुरु संप्रदाय के साथ सभी रिश्तों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ हाँ, निश्चित रूप से इस कमलदीप का यह इरादा कभी नहीं था। कमलदीप ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन उनके तुरंत बाद उनके भाव गहरे हो गए और उन्होंने आगे कहा, लेकिन आज तुमने मेरे पैलेस का उल्लंघन किया है। मेरे पैलेस के शिष्य दक्ष और लक्षित ने मुकाबला शुरू करने से पहले ही पारस्परिक रूप से वादा किया था कि वे एक दूसरे को दोष नहीं देंगे, चाहे कोई कितने भी गंभीर रूप से घायल ही क्यों ना हो जाए। और आपका चुरु संप्रदाय सबसे तेजी से इसके लिए सहमत हुआ था और आपने उस समय थोड़ा सा भी विरोध नहीं किया था। यहां पर हर कोई इस बात का गवाह है। और अब तुम मेरे पैलेस के शिष्य पर अचानक आक्रमण कर रहे हो, अकारण ही उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेरी एक बात अच्छे से गांठ बांध लो, आपके संप्रदाय के पास भले ही न्यू मून सिटी के आकाश को ढकने जितनी ताकत हो, लेकिन हमारा पैलेस कभी भी चुपचाप रहकर आपको मनमानी करने की अनुमति नहीं देगा।
अगर तुमने मेरे पैलेस के शिष्य पर फिर से हमला करने का साहस किया तो यह कमलदीप आज यहां आए चुरु संप्रदाय के सभी लोगों को कैद करने में थोड़ी भी संकोच नहीं करेगा। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? चुरु संप्रदाय दक्ष से किस तरह लेगा? क्या कमलदीप दक्ष को चुरु संप्रदाय के प्रकोप से बचा पाएंगे?